आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जलीय पारितंत्र को समझेंगे। इससे पहले मैंने जैवमंडल के अंतर्गत जो स्थल मंडल से संबंधित जो हमारा पारितंत्र था, स्थलीय पारितंत्र था, जिसमें वन, घास के मैदान, ठीक, इसी में देखा जाए मरुस्थलीय, ठीक, इनके संदर्भ में हमने काफ़ी डिटेल में समझा था। ठीक है, तो आज हमारा रहेगा जलीय पारितंत्र, यानी कि जल में जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो किस प्रकार से काम करता है। जैसा कि आप जानते हो कि जिस प्रकार से स्थलीय पारितंत्र होता है उसकी अपनी एक विशेषताएं होती है, अपने एक काम करने की क्षमता होती है, या वहाँ के जीव जंतु या वनस्पतियाँ जो होती हैं वो अपने गुणधर्म को दर्शाते हैं, या अपने जीविका उपार्जन के लिए किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे स्थलीय पारितंत्र में जो अपनी एक खुद का उनका एक पारितंत्र होता है, ठीक है, अपना स्थलीय मंडल में देखा जाए तो वो पर्वत का, ठीक, पठार का, नदियों का, ठीक है, तो उसी प्रकार से देखा जाए तो जलीय पारितंत्र के अंतर्गत भी उनका पारितंत्र होता है। वहाँ भी जीव पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। तो वो कैसे वहाँ पे रहते हैं, या उनको पे किस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, या वो किस प्रकार से अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं, या किस प्रकार से एक दूसरे पे निर्भरता के माध्यम से अपने को सहजीविता भी काम करते हैं तथा एक दूसरे पे डिपेंडेंसी रखते हैं। तो ये चीज़ें हम आज स्पष्ट रूप से समझ लेंगे, और इनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक भी मौजूद होते हैं, तो इनको एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो हमारा जो लेक्चर आज का है वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत, ठीक, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत, पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो जलीय पारितंत्र है, यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बोल सकते हैं या जलीय पारितंत्र है, इसको आज हम समझेंगे। जलीय पारितंत्र का आपको सबसे स्पष्ट है जल से है। तो एक्चुअली में जल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक लवणीय जल होता है, ठीक, और एक अलवणीय जल होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का भी एक क्षेत्र होता है संक्रमण जोन। ठीक, यहां पे देखा जाए तो आर्द्र भूमियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, और साथ ही देखा जाए तो एस्चुरी भी देखने को मिल जाती हैं। एस्चुरी जहां नदियां अपना जो जल का जो संग्रहण करके जाती हैं उनको प्रभावित करती हुई, वो जल जब किसी बड़े समुद्र में या किसी बड़े क्षेत्र में डालती हैं, वहां पे उनका निर्माण होता है, तो उनको बोलते हैं एस्चुरी। ठीक, ये खतरनमा एक प्रकार से वहां पे गड्ढे होते हैं, तो वहां पे एस्चुरी का निर्माण होता है। तो वहां का भी जो क्षेत्र देखा जाए तो उसकी विशेषता अपनी एक अलग होती है। इसको हम आर्द्रभूमि संरक्षण के अंतर्गत और एस्चुरी को हम वहां पढ़ लेंगे। ठीक है, तो विशेष रूप से हम समझते हैं कि जो जल होता है वो दो प्रकार का होता है, एक लवणीय जल होता है, एक अलवणीय जल होता है। लवणीय जल में देखा जाए तो नमक की मात्रा अधिक होती है। ठीक, नमक की मात्रा पाई जाती है, खूब भरपूर नमक की मात्रा होती है, जबकि अलवणीय जल में नमक की मात्रा नहीं होती है। ठीक, तो हम लवणीय जल में क्या पढ़ेंगे, तो जैसा कि आप जानते हो कि जो लवणीय जल है, ठीक, शब्द से स्पष्ट है कि इसमें लवणता, ठीक, यानी कि लवणता है, यानी कि लवणता है तो उसमें देखा जाए NaCl, सोडियम क्लोराइड की क्या है, भरपूर मात्रा होती है। ठीक है, जैसा आप समझते हो कि जो लवणता होती है ये भी कहीं ना कहीं देखे जाए तो जो समुद्र होता है उसमें सबसे अत्यधिक लवणता ही पाई जाती है। जो हमारा खुला समुद्र होता है, जो खुला समुद्र होता है उसमें क्या है, ये लवणता पाई जाती है। ठीक,
तो ये जो लवणता होती है ये एक मेन फैक्टर होता है किसी भी जीव जंतुओं को या वनस्पतियों को प्रभावित करने के लिए। तो ये लवणता की मात्रा जैसे अधिक बढ़ जाती है तो वहां पे देखा जाए तो केमिकल की मात्रा बढ़ जाएगी, तो केमिकल की मात्रा से सुपोषण की वृद्धि हो जाएगी, ठीक। क्योंकि केमिकल की मात्रा बढ़ेगी तो केमिकल की मात्रा से वहां सुपोषण ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो शैवालों की क्या हो जाएगी, वृद्धि। शैवालों में क्या हो जाएगी, वृद्धि, शैवालों का प्रस्फुटन। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि लवणता एक मुख्य घटक होता है किसी भी पारी तंत्र को, जलीय पारी तंत्र को प्रभावित करने में, और उसमें जो जीव जंतु होते हैं उनको किस प्रकार से ये अपने योगदान करने में इसकी मुख्य भूमिका होती है। तो हम लवणीय जल के अंतर्गत, अगर आप जैसा कि जानते हो कि जो खुला समुद्र होता है इसको हम इसी में ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारा जल है, तो जल एक्चुअली में देखा जाए तो एक अपना एक पारितंत्र रखता है, अपनी एक विशेषता रखता है। उसमें जो भी मौजूद एलिमेंट होते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, जो भी जो गुलित ऑक्सीजन है, गुलित कार्बन डाइऑक्साइड है, जो नाइट्रोजन है, और भी अन्य गैसें जो जल में पाई जाती हैं वो अन्य भी होते हैं। तो उस प्रकार से देखा जाए तो वो खला समुद्र में ही क्या होते हैं, मौजूदगी उनकी होती है। तो उनका क्या अपना एक अस्तित्व होता है, कैसे वो अपने वहां पे काम करने में सक्षम होते हैं, या किस प्रकार से जीव जंतुओं पर या वनस्पतियों पर उनका प्रभाव होता है, तो इनके विषय में हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि आप समझते हैं कि जो जल होता है, तो जल एक प्रकार से देखा जाए तो वो हमारा डिपेंड करता है कि उसमें सबसे पहला एक मेन फैक्टर होता है को, जैसे कि आपको हम समझा दें कि जल को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, जैसे कि जल को प्रभावित करने वाले कारक के संदर्भ में हम समझेंगे। ठीक, जल को प्रभावित वाले कारक कौन सा है, पहला है तापमान। जैसा कि आप जानते हो कि तापमान एक मुख्य घटक माना जाता है कि किसी भी जल में अगर तापमान सामान्य से अगर वृद्धि होती है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर तापमान में कमी होती है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके संदर्भ में हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा है और यहाँ से आने वाला जो सूर्य है, ठीक, वो अक्षांश रेखा को फॉलो करते हुए चलता है, ठीक, वो अक्षांश रेखा को फॉलो हुए करता है, चलता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप कैसा जानते हो कि यहाँ पर उपस्थित जो भी क्या होते हैं जल होता है, जो यहाँ नदियाँ हों या झीलें हों या देख सकते हो समुद्र हों, तो उसको क्या करता है, ये गर्म करता है, ठीक है। जबकि यहाँ का जो समुद्र है, यहाँ पर क्या है, ये शीतलन प्रभाव दर्शाता है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वो तिरछा पड़ता है, ठीक। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में और समशीतोष्ण या शीत कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में, वहां पर तापमान क्या है, निम्न पाया जाता है। तापमान या सूर्य का प्रकाश तो होता है, तापमान में कमी होती है, ठीक है। तो वहां की जो जल की अवस्था होती है वो अलग होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तापमान भरपूर मात्रा में मिलता है। तो यहाँ का जो तापमान की जो स्थिति होती है वो इनकी तुलना में काफी ज्यादा होती है, ठीक, काफी गर्म होते हैं। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो समुद्र होते हैं या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के जो समुद्र होते हैं, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस पाया जाता है, उसमें तापमान को लेकर क्या भिन्नता पाई जाती है। तो इसको लिए समझने के लिए, जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो स्थल मंडल है और ये एक जल मंडल है, ठीक। तो स्थल मंडल क्या करता है कि ये तापमान से जल्दी ही गर्म होता है, ठीक, ये तापमान से जल्द ही गर्म होता है, ठीक, और जल्द ही क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक। तापमान से जल्द ही गर्म होता है और जल्द ही ठंडा होता है। उसी प्रकार से जो समुद्र है, ठीक, तो ये समुद्र का जो तापमान होता है, सूर्य का जो तापमान है, इस पे जब प्रकाश पड़ता है, तापमान में जब मात्रा बढ़ती है तो बहुत लंबे टाइम में बढ़ती है, बहुत समय लगता है, ठीक।
ठीक, तापमान की वृद्धि में भी समय लगता है, साथ ही इसे ठंडा होने में भी क्या लगता है, समय लगता है। और ये ठंडा होने में कम समय लेता है, क्या, स्थलीय क्षेत्र, जल की क्षेत्र की तुलना में। ठीक है, तो जल का जो क्षेत्र होता है, वहाँ का जो समुद्र होता है, वो उस पर जब ताप पड़ता है, यानी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। जबकि जो स्थलीय क्षेत्र होता है, ये जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है। तो आप देख सकते हो जो तापमान को लेकर के जो जल में जो स्थिति होती है, वो स्थलीय की तुलना में भिन्न होती है। ठीक है, तो तापमान की अगर हम बात करें, तो तापमान जो होता है, ये देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो जीव जंतु हैं उन पे एक किस प्रकार से प्रभाव डालता है। तो जैसे कि आप जानते हो कि जो समुद्र है, ठीक, जो समुद्र है, और समुद्र में जो ऊपरी सतह है, ठीक, समुद्र की जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह पर इसका जो जब प्रकाश पड़ता है, ठीक, प्रकाश पड़ता है, तो ये लंबे समय में गर्म होता है। ठीक है, तो ये अपेक्षा की जाती है कि यहाँ पर जो जीव जंतु हैं वो किस प्रकार से सरवाइव करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अगर यहाँ तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है, तो जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक, कमी क्यों हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप जानते हो कि तापमान क्या होता है, कि जैसे तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है, तापमान में वृद्धि होगी, ठीक, तो बाष्पीकरण की स्थिति ज़्यादा बनेगी। बाष्पीकरण की जब स्थिति ज़्यादा बनेगी, तो जो बाष्पीकरण होती है वहाँ पे ऑक्सीजन में क्या है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इससे क्या हो जाती है, ये वैसे हल्की होती है और ये भी बाष्पीकरण होने लगती है। तो जो तापमान है समुद्र का, उसमें क्या हो जाता है कि तापमान में ज़्यादा और वृद्धि होने लगती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे जो लवणीय है, उसमें लवणीय जो जल है उसमें वृद्धि हो जाएगी, नमक की वृद्धि हो जाएगी, सोडियम क्लोराइड की वृद्धि हो जाएगी। इससे क्या होगी, ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, तापमान का एक मेन फैक्टर होता है किसी भी जल को प्रभावित करने में। तो वहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं, तो यहाँ पर जो पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं, तो जीव जंतु को एक प्रकार से देखा जाए तो उन्हें नियमित रूप से निश्चित तौर पर उनको क्या चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए, ठीक, और उनको सामान्य तापमान चाहिए। ठीक है, तो उनको सामान्य तापमान और सामान्य मतलब ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होते हैं, वो अपने को सर्वाइव करते हैं और स्वयं को भोजन बनाने में या दूसरे को अपने को निश्चित तौर पर खाद्यान्न में, भोज्य पदार्थ में करने में ये क्या होते हैं, सक्षम हो जाते हैं। तो अगर इनके तापमान में अगर जैसे वृद्धि हो जाती है तो स्थिति यथावत अगर देखी जाए तो इनके में परिवर्तन देखने को मिल जाता है। और ये एक मेन फैक्टर होता है कि किसी भी जीव जंतुओं पर जो तापमान वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ जाता है। तो प्रभाव यही पड़ जाता है कि अगर तापमान वृद्धि होती है तो ये जो ऊपरी के जो जीव होते हैं, ऊपर तापमान समुद्र खुला में जीव होते हैं, वो क्या करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं, ठंडे क्षेत्रों में जाने लगते हैं। ठीक, समुद्र के ही क्षेत्र होते हैं, जाने लगते हैं, या वो नीचे क्षेत्र चले जाते हैं, निचले स्तर में चले जाते हैं। ठीक, निचले स्तर में जाने लगते हैं। तो वो अपने को स्वयं को सर्वाइव करने के लिए वहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे चले जाते हैं। लेकिन जो वनस्पतियाँ होती हैं, ठीक, वनस्पति होती हैं, वो वनस्पतियाँ इतना सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, जिससे यहाँ पर क्या होता है कि जो जीव जंतु होते हैं उन्हें इतना मतलब कि भोज्य पदार्थ नहीं मिल पाता, क्योंकि ये जीव जंतु होते हैं यहाँ पे जो पाए जाते हैं, ठीक, वो किस पे डिपेंड होते हैं, वो डिपेंड होते हैं वनस्पतियों पर। वहाँ की जो वनस्पति होती है, समुद्र में खुली वनस्पति होती है, ठीक, शैवाल होते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, अगर इसमें ज़्यादा तापमान की वृद्धि हो जाती है तो ये शैवाल क्या होने लगते हैं, मतलब इनमें कमी देखी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। तो ये क्या है, उत्पादन करने में इनको क्या होती है, समस्या आती है, जिससे ये भोजन निर्माण करने में स्वयं सक्षम नहीं हो पाती। और ये इसका एक
प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है तापमान में। अगर तापमान में अगर कमी हो जाती है, ठीक, तापमान में अगर कमी हो जाती है तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रहती है, क्योंकि वहां पर देखा जाए तो बाष्पीकरण नहीं होगा, और बाष्पीकरण ना होने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा यथावत रहेगी, ठीक है। जिससे क्या होगा कि वहां पर जो पेड़ पौधे हैं या वनस्पतियां हैं वो भोजन बनाने में सक्षम रहेंगे, और दूसरे को भी भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जो जीव जंतु होते हैं वो भी क्या रहेंगे, अपनी जीविका उपार्जन या उन पे जो निर्भरता है वनस्पतियों पर वो क्या करेंगे, उस पर डिपेंडेंसी बनाकर स्वयं को भोजन को निर्माण करने में भी अधिकृत रहेंगे। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो तापमान है, तापमान का जो अधिक हो जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जैसा आप जानते हो कि जो हमारे जो समुद्र है, ठीक, जो हमारा समुद्र है इसमें जो घुलित ऑक्सीजन होती है, ठीक, घुलित ऑक्सीजन होती है वो लगभग कितनी होती है, 10 ppm, यानी कि पर ये पार्टिकुलर पर मिनट जो ये जो 10 ppm है, इसमें देखा जाए तो 1 लाख पर 10 ऑक्सीजन अणु की सांद्रता होती है, यानी कि 1 लाख जल के अणु में 10 ऑक्सीजन के अणु की क्या होती है, सांद्रता होती है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो अणु होते हैं वो कितने सांद्रता में जल में पाए जाते हैं, घुलित ऑक्सीजन के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखा जाए तो जब यहाँ पे जल तापमान अधिक रहता है तो अधिक तापमान में ही फिर क्या करते हैं, अधिक तापमान में यहाँ पर जो वनस्पतियां हैं वो क्या करते हैं, स्वयं को ढलते हैं और भोजन बनाती हैं, ठीक है। लेकिन वो इतना पर्याप्त भोजन नहीं बना पाती हैं जितना भोजन की एक प्रकार से देखा जाए तो उनको आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि तापमान को अधिक बढ़ने से क्या समस्या होती है। तो ये एक मुख्य घटक होता है, ठीक है। किसी भी समुद्र में जो ऊपर की जल की सतह होती है उसमें जो तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो तापमान के संदर्भ में हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि एक इसमें प्रभावित करने वाला और भी कोई कारक और भी होते हैं, जैसे लवणता, ठीक, लवणता अगर देखी जाए तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो खुला समुद्र जो होता है वो क्या होता है, लवणीय जल होता है, ठीक, लवणीय जल होता है। और लवणीय जल होने की वजह से यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक, वो होते हैं कौन से, हेलोफाइट, ठीक है। ये जो पेड़ पौधे हैं या वनस्पतियां हैं यहाँ पर ये कौन सी पाई जाती हैं, हेलोफाइट, ठीक। ये खुले समुद्र में पाए जाते हैं और ये क्या है, ये जो होते हैं इनको लवणीय जल में सरवाइव करते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं, जो हेलोफाइट किस्म के जो पौधे होते हैं वो क्या एक्चुअली में क्या रहते हैं, ये खुला समुद्र जो लवणीय जल होता है उसमें हेलोफाइट किस्म के ही क्या होते हैं, पौधे पाए जाते हैं। और एक्चुअली में ये देखा जाए तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि जो खुला समुद्र होता है, लवणीय जल होता है, उसकी क्या अपनी विशेषता होती है, ठीक है। और ये देखे जाए तो इनकी जो जड़ें होती हैं, ठीक, इनकी जो जड़ें होती हैं ये जमीन पर आ जाती हैं, ठीक, जमीन पर आ जाती हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं काफी मजबूत जड़ें होती हैं, ठीक, काफी बड़ी बड़ी जड़ें होती हैं। और ये जड़ें जो होती हैं इनकी न्यू मेटाफोर्स
न्यूमेटाफोर्स जो जड़ें होती हैं ये एक्चुअली में ऑक्सीजन की मात्रा को ग्रहण करने के लिए, ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए क्या होती हैं, ये ऊपरी सतह पर आ जाती हैं और ऑक्सीजन को प्राप्त करती हैं। क्योंकि लवड़ता में क्या है, ऑक्सीजन की देखा जाए तो कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें इनकी जो जड़ें होती हैं सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए ये बाहर जड़ें निकाल लेते हैं और ये देखा जाए तो बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, जिसे हम हेलोफाइट में हम देख सकते हैं जो मैंग्रोव वन होते हैं। ठीक, जो मैंग्रोव वन होते हैं वो एक्चुअली में क्या होता है, हेलोफाइट किस्म के ही वन बोले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो न्यूमेटाफोर्स की जो मैंग्रोव की जो जड़ें होती हैं वो वायु को लेने के लिए किस प्रकार से ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, इसमें लवणता एक प्रकार से देखा जाए तो मुख्य घटक माना जाता है किसी भी जलीय पारी तंत्र में, जो कि वहां पर जो जीव जंतु होते हैं और जीव जंतुओं पर भी इसका एक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इनको पौधों को यहाँ पे जो देखा जाए तो इनका जो सुपोषण करने की क्षमता होती है, यानी कि भोज्य पदार्थ बनाने की क्षमता भी काफी होती है। ठीक है, और ये अपने को क्या करते हैं, भोज के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं, और जो इसे खाने वाले जीव जंतु होते हैं, ठीक है, वो भी इन पे ही डिपेंड होते हैं। वो भी एक देखा जाए तो कठोर मजबूत होते हैं। ठीक, कठोर और मजबूत होते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे खुला पारी तंत्र है, जल का पारी तंत्र है, उसमें जो लवणता होती है, लवणता अगर अत्यधिक हो जाती है, अगर लवणता अत्यधिक हो जाती है, ठीक, यानी केमिकल में अगर वृद्धि होती है, तो जो शैवाल होते हैं, ठीक, शैवाल होते हैं, उनका क्या हो जाता है, प्रस्फुटन। ठीक है, उनका प्रस्फुटन हो जाता है, तो क्या होते हैं कि इनको खाने के लिए जीव क्या पड़ते हैं, कम पड़ जाते हैं, जीव की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि एक पारी तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, पारी तंत्र पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि देखा जाए तो अगर लवणता में अगर वृद्धि हो जाती है, ठीक है, क्योंकि लवणता में वृद्धि होती चली जाती है, जैसा आपने देखा होगा कि काफी ऐसे सागर हैं जहां पर एक प्रकार से लैंडलॉक्स में सागर पड़ते हैं, उसमें देखा जाए तो लवणता अधिक पाई जाती है। तो उन क्षेत्रों में जो शैवाल है वो काफी प्रस्फुटन हो जाता है, और वहां पर इतने जीव जंतु नहीं पैदा हो पाते हैं ताकि इनको क्या कर सकें, इनको खा सकें। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता इतने नहीं मतलब आ पाते हैं, तो इनमें क्या हो जाता है कि प्रस्फुटन हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस पे पारी तंत्र पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि लवणता भी एक प्रभावित करने में मुख्य घटक माना जाता है। ठीक, तीसरी बात देखा जाए सुपोषण, या बोल सकते हैं इसको पोषकता। पोषकता, ठीक, तो आप सुपोषण या पोषकता को आप देख सकते हो कि ये सूक्ष्म भी होता है, स्थूल भी होता है। तो कोई भी पेड़ पौधे या वनस्पतियां होती हैं वो अपना सुपोषण जो है, अपना भोजन जो है वो क्या करते हैं, समुद्र में जो रह करके वहां की ऑक्सीजन है, ठीक, या वहां पे जीव जंतु ऑक्सीजन है, या वहां पे जो देखा जाए तो जो वनस्पति हैं वहां पे जो गलित कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, उसको अपना को भोज्य के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये सुपोषण जो है, ठीक है, वहां देखा जाता है। अगर देखा जाए तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक, अधिक हो जाती है, तो सुपोषण में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा वहां वनस्पतियां उत्पन्न होंगी। ठीक, तो ये भी एक देखा जाए तो CO2 में वृद्धि होने से सुपोषण पे कैसा प्रभाव पड़ता है, पोषकता पे कैसा प्रभाव पड़ता है, और ये सूक्ष्म और स्थूल के रूप में हो सकता है। ठीक,
जो न्यूट्रिशन होता है ना अपना, जो न्यूट्रिशन में सूक्ष्म और इसमें होता है, इसके बढ़ने से क्या होता है कि जो शैवाल होते हैं, ठीक, इसके बढ़ने से देखा जाए तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शैवाल होंगे, ठीक, क्योंकि उन्हें उन CO2 ग्रहण करनी होती है, तो जिससे क्या होता है कि शैवाल की मात्रा में वृद्धि होगी, ठीक है। इनके इनके बढ़ने से क्या होता है कि सीधा की सीधा इस पे भी पारी तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो इन्हें खाने के लिए फिर जीव जंतु नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ भी देखने को मिलती हैं, लवणता में भी, और ये देखने को CO2 की मात्रा में वृद्धि में भी देखने को मिलती हैं। तो एक सुपोषण का भी प्रभाव रहता है, ठीक, और लवणता का भी प्रभाव रहता है, और तापमान का भी एक मुख्य घटक माना जाता है। लेकिन बात आती है दाब की, तो दाब का एक देखा जाए तो ऊपर का जो खुला तंत्र अपना जलीय पारी तंत्र होता है, तो उस पर देखा जाए तो गहराई में जाने के साथ साथ भी उसमें जो दाब है उसमें भिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि हमारा जो ऊपरी खुला जो जल होता है, खुला जल होता है, उसका जो दाब होता है, ठीक, दाब होता है वो 1 ATM होता है, ठीक, 1 ATM वायुमंडलीय दाब होता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो ये दाब में क्या है कि 4000 से 6000 मीटर नीचे जाने पर ये जो 1 ATM है ये कितने में कन्वर्ट हो जाता है, 1000 ATM में, ठीक है। तो देख सकते हो आप कि जो दाब है, एक दाब का एक प्रभाव आप देखेंगे तो किसी एक जल के एक बिंदु से जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ का दाब अलग है, यहाँ पे दाब अलग है, यहाँ पे दाब अलग है, यहाँ का दाब अलग है, यहाँ के दाब अलग है। तो यहाँ पे रहने वाले जीव जंतु अलग होंगे, यहाँ के रहने वाले अलग, यहाँ पे रहने वाले अलग, यहाँ के रहने वाले अलग। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो दाब होता है वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो जीव जंतुओं पर उसका एक डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहां पे जीव जंतु होते हैं वो अपनी उपज के लिए या अपने को अनुकूल करने के लिए, ठीक है, तो उस तरीके में जीने के लिए वो सक्षम होते हैं। तो ठीक है, तो वो जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो उसमें जीवों में देखा जाए तो भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक, तो उनकी अनुकूलता, संरचना, उनकी बनावट उनकी अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो दाब होता है वो दाब का कितना प्रभाव होता है, ठीक है। दाब का अगर देखा जाए वनस्पतियों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जीव जंतुओं पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे कुछ मुख्य घटक माने जाते हैं, यानी कि जल को पारी तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जिसमें हमको बताया तापमान है, लवणता है, सुपोषण है, ठीक है, और दाब है। इन ये कुछ मुख्य घटक या कारक माने जाते हैं, ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि लवणीय जल में जो देखा जाए तो हेलोफाइट के जो पौधे होते हैं, ठीक है, तो वो खारे पानी में उगते हैं, ठीक, और लवणता होती है वो खारे पानी में ही होती है, क्योंकि लवणता का मतलब ही है कि खारा जल है, और समुद्र पूरा की पूरा क्या है, एक लवणीय युक्त जल है, और उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है अधिक, अगर तापमान अधिक है तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, लवणता अधिक है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ठीक है। तो उसके लिए एक केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है COD, उसको बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ आगे हम बताएंगे एक एक करके, ठीक है। तो अभी आप समझ सकते हैं कि जो भी मैंने अभी बताया है आपको, जो जलीय पारी तंत्र को प्रभावित करने वाले जो अभी मौजूद जो कारक हैं, ठीक है, तो उनके संदर्भ में कैसे कैसे उनका प्रभाव हमारे जीव जंतुओं पर, वनस्पतियों पर पड़ता है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि जो था उसके विषय में मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात आती है अलवणीय जल की, ठीक, अलवणीय जल। अलवणीय जल अगर देखा जाए तो एक्चुअली में इसमें देखा जाए तो नदियां आती हैं, ठीक, तालाब आते हैं, झीलें आती हैं। वैसे तो झीलें में भी खारा पानी मिलता है, वो एक्चुअली में उनको हम इसमें मेंशन नहीं कर रहे हैं,
लेकिन आलवड़ी जल में झीलें को हम क्या कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, तालाब को करते हैं, नदियों को कर लेते हैं। तो इनका जो पानी जो होता है वो स्वच्छ होता है, ठीक, और एकदम साफ सुथरा होता है और ये शांत होता है, ठीक है। ये पानी कैसा होता है, शांत होता है। जबकि समुद्र का जो पानी होता है उसका जो समुद्र का जो लवणीय पानी होता है उसमें ऊपर का वो क्या होता है, प्रवाहित होता है, ठीक है। वो देखा जाए तो लहरों के माध्यम से उसका जल जो होता है एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होता रहता है। जबकि उसका लवणी जल का जो नीचे का जो जल होता है, समुद्र का नीचे का जल होता है, वो स्थिर होता है, ठीक है, स्थिर होता है। तो उसमें इतना प्रभावित नहीं होता है, तो वो भी शांत होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जो शांत जल होता है वो देखा जाए तो आलवड़ी जल में जो नदियाँ, तालाब, झीलें होती हैं वहाँ पाया जाता है, और समुद्र के जो नीचे क्षेत्र का होता है वहाँ भी शांत जल पाया जाता है। तो ये बात हम समझ सकते हैं कि आलवड़ी जल में, तो आलवड़ी जल में देखा जाए तो ये एक प्रकार से जो आलवड़ी जल के जो पेड़ पौधे हैं, वो हाइड्रोफाइट किस्म के पाए जाते हैं, ठीक, हाइड्रोफाइट। ये अत्यधिक जल में होते हैं, अत्यधिक जल में होते हैं, और ये क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं ये एक्चुअली में जल में भी डूबे रहते हैं, जल में भी डूबे रहते हैं, और इनमें देखा जाए तो पौधों में मोम लगी होती, मोम, जिसकी वजह से ये अपने को संरक्षण प्रदान करते हैं, ठीक, अपने को बचाने में ये सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार समझ सकते हो कि जो हाइड्रोफाइट किस्म के जो पौधे होते हैं वो आलवड़ी जल में पाए जाते हैं, जिसमें आप कमल देख सकते हैं, ठीक है। तो कमल जो है पौधा जो है ये आलवड़ी जल में पाया जाता है, और ये देखा जाए तो इसकी जड़ें भी होती हैं, ठीक है, ये गहराई में जड़ में जमा लेता है, तो वहाँ पर ये पौधा पाया जाता है, ठीक है। तो समझ सकते हैं इस प्रकार से जो हमारा आलवड़ी जल है उसमें नदियाँ हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, इसमें जो पौधे पाए जाते हैं अब हाइड्रोफाइट किस्म के होते हैं, ठीक है। तो आलवड़ी जल में अब जीव जंतु जो होते हैं वो तो आपने देखा ही होगा, जो शांत जल में कौन कौन से जीव होते हैं, उनको तो आप समझ ही सकते हो, उनको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो बेसिक जानकारी है उनके बारे में ही बस आपको जानना है, उससे ज़्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी नॉलेज है ना वो नॉलेज एक्चुअली में देखा जाए तो हमें वहाँ से इम्पोर्टेंट होता है पढ़ना, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और हमारी नॉलेज के बेस के आधार पर भी महत्वपूर्ण रखती है, ठीक है। तो जो हमारे हाइड्रोफाइट किस्म के जो पेड़ पौधे होते हैं, और ये बहुत ही देखे जाएं तो छोटे होते हैं, ठीक है, ये बहुत ही छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ये छोटे होते हैं और पानी के अंदर होते हैं, ठीक, मोम लगा होता है इनमें, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ये पानी की अधिकता में रहते हैं और अत्यधिक जल में ये तैरते रहते हैं, ठीक है, इनमें मोम लगा होता है और अपना संरक्षण स्वयं करते हैं ये। और मैंने अभी बताया था लवड़ी जल में जो पौधे होते हैं, लवड़ी जल में जो पौधे होते हैं वो देखा जाए हेलोफाइट किस्म के होते हैं, ठीक, हेलोफाइट। हेलोफाइट के विषय में अभी मैंने बताया था कि ये लवड़ी जल में होते हैं, ये लवणता में ही पाए जाते हैं, ठीक है, और इनकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी मजबूत होती हैं, काली नुमा जड़ें होती हैं, ठीक है, और जिनका जो जाइलम होता है वहाँ से ये क्या करते हैं, ठीक है, और लवणता से ये क्या करते हैं, पोषण देते हैं, ठीक है, लवणता से ये पोषण देते हैं, नमक से पोषण लेते हैं, और ज़्यादा लंबाई के नहीं होते हैं, ये भी क्या एक प्रकार से देखा जाए तो
छोटे ही पौधे होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। ठीक है, और ये पौधे जो देखे जाएं लबड़ीता अल्हेडोफाइट्स में, तो इनकी जो जड़ें होती हैं, ठीक, ये ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आ जाती हैं। ठीक, सतह पर आ जाती हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को ग्रहण करती हैं। ठीक है, तो जड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन को लेती हैं, साथ ही सुपोषण को भी लेती हैं, लवणता को लेती हैं। तो इस प्रकार से हेलोफाइट्स के जो पौधे होते हैं वो वहां पर ज़्यादा लंबाई में नहीं हो पाते हैं। ठीक है, एक मध्यम में रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। और ये भी हाइड्रोफाइट्स पौधे होते हैं, ये भी छोटे किस्म के होते हैं। जबकि रेगिस्तान वाले क्षेत्र में देखा जाए, जो रेगिस्तान का जो क्षेत्र है उसके वहां पे जो पौधे पाए जाते हैं, वहां पे पाए जाते हैं जीरोफाइट्स। ठीक, ये जो जीरोफाइट्स पौधे होते हैं ये कम जल में रहते हैं। ठीक, ये कम जल में रहते हैं, इन्हें नाम मात्र का ही जल समझ लीजिए, वहां बारिश नहीं होती है तो वो अपने को उससे अनुकूल ढालने में ये निरंतर अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं। और इनकी जो पौधे के लंबाई जो होती है बहुत ही छोटे होते हैं, ये लंबाई में बहुत ही छोटे होते हैं, झाड़ी नुमा पौधे होते हैं। ठीक है, तो जीरोफाइट्स के जो पौधे होते हैं रेगिस्तान में पाए जाते हैं। और वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं वो भी देखा जाए तो इन्हीं पे निर्भर होते हैं। तो वो पत्तियां खाते हैं, तो उनका जो अपना पाचन तंत्र होता है काफी मजबूत होता है। ठीक है, और उनका जो मूत्र होता है गाढ़ा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो जीरोफाइट्स के पौधे होते हैं वो अपने को देखा जाए तो उनकी जो पत्तियां होती हैं तो पत्तियों में एक प्रकार से देखा जाए छिद्र होते हैं। ठीक, पत्तियों में छिद्र होते हैं, कांटे होते हैं। तो इस नुमा वहाँ के जो पौधे हैं पाए जाते हैं उनको बोलते हैं जीरोफाइट्स पौधे। ठीक है, तो ये पानी की कमी में रहते हैं और ये पौधे रेगिस्तान वाले बहुस्तरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं लवणीय जल में जो हमारा समुद्र खुला है उसके तंत्र के बारे में हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी वनस्पतियाँ होती हैं, कैसे उपभोक्ता होते हैं, कैसे क्या डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, इसके विषय में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो लेक्चर था वो लेक्चर था जो जलीय पारितंत्र के अंतर्गत हम समझ रहे थे कि जो लवणीय है अलवणीय है जल, उसके बारे में समझ रहे थे। तो हमने अलवणीय जल के विषय में समझा। ठीक, अब हम समझेंगे लवणीय जल। लवणीय जल, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो समुद्र है, ठीक, ये पूरा समुद्र है। ठीक, ये पूरा जल एक क्या खुला हुआ है। तो यहाँ पर कुछ वनस्पतियां तो पाई जाएंगी। ठीक है, तो देखा जाए तो ये समुद्र क्या है कि खुला समुद्र है। ठीक है, तो ये खुला जो समुद्र है इसमें ऊपर क्या होते हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक, ऊपर जो वनस्पतियां हैं, हल्की वनस्पतियां होती हैं, उनको हम बोलते हैं फाइटो प्लैंकटन। क्या बोलते हैं, फाइटो प्लैंकटन। ये एक प्रकार की वनस्पति होती है जो समुद्र की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। ठीक, और ये जो होती है CO2 पर निर्भर होती है। ठीक, और ये क्या करती है H2O और ये C6H12 और इस प्रकार से भोजन का निर्माण करती है और ऑक्सीजन को क्या करती है, उत्सर्जित करती है या छोड़ती है। सेम है कंडीशन जैसे स्थलीय में होते हैं उसी प्रकार से जल में भी है। बस यही है कि वहाँ की जो वनस्पति है, ये वनस्पति एक प्रकार से देखा जाए तो ये तैरती रहती है। ठीक, इसकी जड़ नहीं होती है, एक प्रकार से तैरती रहती हैं। ये पानी के प्रभाव में जिस प्रकार से जिस तरफ पानी का भाव अधिक हो जाता है उसी तरफ ये फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो वहाँ की जो वनस्पति होती है वो एक्चुअली में देखा जाए तो शैवाल होते हैं। तो वो देखा जाए तो तैरते रहते हैं और उनको देखा जाए तो यही जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक प्रकार से उत्पादक वर्ग हैं। ठीक, उत्पादक वर्ग हैं। ठीक, यही जो वनस्पति है एक प्रकार से उत्पादक वर्ग होती है जो समुद्र में पाई जाती है ऊपर। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि एक समुद्र है और इस समुद्र में ऊपर जो वनस्पतियां होती हैं वो वनस्पतियां कौन सी होती हैं, फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन को जो उत्पादक होते हैं तो इनको खाने वाले भी तो कोई जीव जंतु होने चाहिए। तो इनको खाने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो होते हैं
प्लैंकटन, ये जीव होते हैं। ठीक, ये जीव क्या है, ये है प्राथमिक उपभोक्ता। और ये काफी छोटे जीव होते हैं। ठीक, ये काफी छोटे जीव होते हैं, बड़े जीव नहीं होते हैं, ये काफी छोटे जीव होते हैं। ये किस पे निर्भर रहते हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये प्लैंक्टन समुदाय से होते हैं। ठीक, प्लैंक्टन जो समुदाय होते हैं, प्लैंक्टन समुदाय का ये जो जीव है इसे बोलते हैं जू प्लैंक्टन। और ये किस पे निर्भर होता है, फाइटोप्लैंक्टन से अपना क्या लेते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, वहां से भोज्य संचित करते हैं, भोज्य पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, और ये जो जीव होते हैं, ये देखा जाए जैसे कि जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये भी देखी जाए तो ये भी 200 मीटर गहराई तक रहती है। ठीक है, अगर 200 मीटर गहराई के नीचे अगर देखा जाए तो ये नहीं पाई जाती है। ठीक, फाइटोप्लैंक्टन जो वनस्पति है दूसरी गहराई के नीचे नहीं पाई जाती है। इसका रीजन यही है कि वहां पर देखा जाए तो तापमान है ना, तापमान की कमी देखने को मिलेगी। ठीक, अत्यधिक दाब मिल जाएगा। अत्यधिक दाब होने की वजह से, तापमान की कमी होने की वजह से तो 200 मीटर की गहराई से नीचे ये वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। और देखा जाए तो ये इसी के आधार पर जो वहां के जो जीव जंतु होते हैं वो भी देखे जाए तो 200 मीटर की गहराई तक ही पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं जू प्लैंक्टन जीव। ठीक, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक, ये है प्राथमिक उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और ये किस पे निर्भर करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन पे निर्भर होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से देखी जाए तो ये पादप वर्ग होता है। ठीक, ये क्या है, पादप वर्ग होता है, ये पादप वर्ग होता है। और ये क्या है, देखा जाए तो इसको हम शैवाल बोलते हैं। ठीक, इसको हम शैवाल बोलते हैं। और ये समुद्र से ही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और भोजन का निर्माण करती है। ये क्या है, स्वयंपोषी होते हैं, स्वयं भोजन निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो फाइटोप्लैंक्टन होती है, वनस्पति होती है, भोजन का कैसे निर्माण करती हैं। और उसको खाने वाले जो जू प्लैंक्टन होते हैं वो इस पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, इस पे डिपेंड होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन पे। ठीक है, तो एक्चुअली में यही देखा जाता है कि जो 200 मीटर जो इसमें जल होता है, 200 मीटर की मतलब जो गहराई पर देखा जाए जो जू प्लैंक्टन होते हैं, ये देखा जाए तो ये यहाँ पाए जाते हैं। और ये यहाँ पर देखा जाए तो 200 मीटर में जल क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है, 200 मीटर ऊपर का जो जल होता है वो प्रवाहित रहता है, लेकिन नीचे का जो जल होता है 200 मीटर का शांत रहता है। तो जू प्लैंक्टन जीव जो होते हैं वो शांत जल में ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो ये जो जीव जंतु होते हैं किस प्रकार से ये फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि जो प्लैंक्टन हुए, ठीक, ये जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक, ये किस पे हैं, उत्पादक वर्ग पे निर्भर होते हैं। उत्पादक वर्ग जो है वो फाइटोप्लैंक्टन एक शैवाल होती है जो भोजन को स्वयं बनाने में सक्षम होती है। अब बात आती है कि और भी जीव होते हैं, जैसे द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता, इसमें हम देखा जाए तो पूरा नेक्टन समुदाय आता है, नेक्टन समुदाय। ठीक, ये जो जीव होते हैं ये धारा के विपरीत भी प्रभावित हो जाते हैं। ठीक, धारा के विपरीत भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि ये जो निर्भर होते हैं ये होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर, क्योंकि जो प्राथमिक उपभोक्ता जो जीव होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, और ये जो जीव होते हैं बहुत विशाल जीव होते हैं, बहुत विशालकाय जीव होते हैं। ठीक है, अभी हम बताएंगे कौन कौन से जीव विशालकाय होते हैं। ये जो जीव होते हैं, जो नेक्टन समुदाय होता है, ये समुदाय काफी बड़ा समुदाय होता है, बहुत ही बड़े बड़े जीव पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें ये जो निर्भर होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता जो जीव होते हैं उन पर निर्भर होते हैं, ये काफी छोटे होते हैं। और ये जीवों को खा करके ये क्या करते हैं, अपना जीवन को सर्वाइव करते हैं, अपना भोज्य पदार्थ के रूप में सुपोषण करते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कौन कौन से जीव आते हैं, जैसे मछलियां हैं।
ठीक। इनकी एक विशेषता और होती है कि ये अपना जो प्रजनन है वो स्थल में करते हैं, लेकिन कुछ जीव जो मछलियां होती हैं ये तो अपना प्रजनन स्थल में नहीं करती हैं, ये जल में ही करती हैं। लेकिन काफी नेक्टन समुदाय के जो जीव होते हैं वो प्रजनन जो है वो अपना क्या करते हैं, वो स्थल में ही करते हैं। ठीक, स्थल में अपना प्रजनन करते हैं। और क्या करते हैं कि ये जो नेक्टन समुदाय में मछलियां हुई, जैसे समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, ठीक, इसी में ले सकते हैं सील, इसी में ले सकते हैं डॉल्फिन, ठीक। और जो ताराकार मछली, बड़ी बड़ी जो मछलियां होती हैं ये सभी क्या है, एक नेक्टन समुदाय में आती हैं और ये धारा के विपरीत भी तैर लेती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो है जो जीव होते हैं, ये जो जीव होते हैं ऊपरी सतह इनकी विशेषता और होती है जी, ऊपरी सतह से गहराई तक तैर लेते हैं। ऊपरी सतह से गहराई तक ये तैरने में सक्षम होते हैं, जबकि प्राथमिक जो उपभोक्ता जो जीव होते हैं वो केवल ऊपरी सतह 200 मीटर तक ही रहते हैं। ठीक, शांत जल में रहते हैं, जबकि ये जो होते हैं ये ऊपर से लेके नीचे तक भी अपने को तैरने में सक्षम होते हैं। ठीक है, इनका जो खोल होता है काफी मजबूत होता है, काफी कठोर होता है, जिसकी वजह से जो इनका दाब पड़ता है, समुद्री दाब पड़ता है, वायुमंडलीय समुद्री दाब पड़ता है, उनको झेलने में ये सक्षम होते हैं। झेलने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें मछलियां हुई, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और सील, डॉल्फिन, ताराकार मछली, ये जो सभी हैं नेक्टन समुदाय हैं। और अधिक से अधिक जो नेक्टन समुदाय होते हैं वो अपना प्रजनन स्थल में करते हैं। ठीक, और ये ऊपरी सतह से गहराई सतह तक तैरने में सक्षम होते हैं। और देखा जाए तो ये जो पूरा नेक्टन समुदाय है ये निर्भर किस पर होता है, प्राथमिक जीवों पर निर्भर होता है। अब बात आती है कि उपभोक्ता और भी होते हैं इसमें। ठीक, अब तृतीय उपभोक्ता तो नहीं होता है, लेकिन एक समुदाय और होता है जिसे हम बोलते हैं बेंथिक समुदाय। बेंथिक समुदाय के अगर जीव देखे जाएं तो इनके जीव में एक विशेषता होती है, इनका जो खोल होता है, खोल काफी कठोर होता है। ठीक, और देखा जाए तो समुद्री निचली सतह पर रहते हैं, यानी कि ये देखा जाए तो 6000 मीटर से नीचे रहते हैं। ठीक, 6000 मीटर से नीचे ही रहते हैं ये जीव। और इनका खोल काफी कठोर होता है, क्योंकि देखा जाए तो दाब जो होता है वो सबसे अधिक पाए जाते हैं, 1000 ATM तक हो सकता है। तो इसको झेलने के लिए, यहाँ को अपने को सर्वाइव करने के लिए, या जो जीव जंतु होते हैं उनको बोलते हैं बेंथिक समुदाय। ठीक है, इनका खोल काफी स्ट्रांग होता है। और यहाँ पर जो बेंथिक समुदाय में क्षेत्र में एक मतलब गहराई में जो देखा जाए तो ये जो भोजन करते हैं अवसाद से करते हैं। ठीक, अपना भोजन कैसे करते हैं, अवसाद से। ठीक है, वहाँ पे जो वनस्पतियाँ होती हैं मतलब नदियों द्वारा जाती हैं, या पेड़ पौधे होते हैं, वो जब समुद्र में जाते हैं तो उनका जो पूरा ढांचा होता है, अवसाद होता है, वो क्या जाता है, समुद्र में नीचे चला जाता है। ठीक है, तो समुद्री नीचे चला जाता है, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, ये बेंथिक समुदाय है, तो ये समुद्र के निचले क्षेत्र पे ही जो अवसाद होता है उसे अपने भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, लेकिन इसी जो अवसाद होते हैं तो यहाँ पर कुछ वनस्पतियाँ भी उपज जाती हैं। ठीक, यहाँ पे जो वनस्पतियाँ उपजती हैं उनको बोलते हैं, जैसे कि काफ़ी खरपतवार भी होते हैं,
खरपतवार भी उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही देखा जाए तो घास होती है, जैसे कि इसमें टाइटल घास हुई, ठीक, ये गहराई समुद्र में होती है, टाइटल घास है, ठीक। इसी में और भी देख सकते हैं, जैसे सीबेट्स है, ठीक, सीबेट्स हुई, टाइटल घास हुई, इसी में जोस्टेरा हुई, जोस्टेरा, ठीक। और भी देख सकते हैं जैसे कि खरपतवार। ये एक प्रकार से देखा जाए तो बड़े शैवाल होते हैं, ठीक, ये बड़े शैवाल होते हैं और समुद्र की निचली सतह पर रहते हैं, ठीक है। तो शैवाल जो होते हैं ये एक प्रकार से देखा जाए जो वनस्पतियां हैं ये बड़े शैवाल होते हैं। तो क्या समझ रहे हो कि जो अवसाद जो जम के जाती है उसमें भी क्या होते हैं, बड़े शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं। और वहां पर देखा जाए तो खरपतवार, सीबेट्स है, जोस्टेरा है, टाइटल घास है, ये भी देखा जाए तो ये समुद्री घास होती हैं और ये बिल्कुल क्या होता है कि जो समुद्र का निचला सतह है वहां पर पाई जाती हैं, ठीक है। ये तैरती नहीं है, एक्चुअली में नीचे ही रहती हैं, ठीक है। तो वहां पर ये जीव जंतु होते हैं अपना जीवन को सर्वाइव करने के लिए ये अवसाद पे ही डिपेंड होते हैं, इन पे टाइटल घास है, सीबेट्स है, इन पे ही अपना जीवन को सर्वाइव करते हैं। तो समझ सकते हैं इस प्रकार से कि जो बैंथिक समुदाय होते हैं उसमें अगर जीव की बात की जाए, जो जीव होते हैं जैसे कि ऑक्टोपस है, ठीक, ऑक्टोपस है। इसी में देखा जाए तो ऑक्टोपस हुआ, टैगफिश है, टैगफिश, ठीक, सरफिश है, सरफिश है, टैगफिश है, सरफिश है, ठीक है। और स्टारफिश है, स्टारफिश है, ठीक। इसी में देखा जाए तो साल्ट है, टेनफिश है, साल्ट है, टेनफिश है। ये कुछ जीव होते हैं, ये क्या है, ये समुद्र की सतह के नीचे ही पाए जाते हैं और इनका जो खोल होता है काफी कठोर होता है, ठीक। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं बैंथिक समुदाय हुआ, नेक्टन समुदाय हुआ और जू प्लैंकटन समुदाय हुआ। ये जो समुदाय होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता किस प्रकार से होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रखते हैं और नीचे सतह पर भी घास पाई जाती है, बड़े बड़े शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है। और ऊपर की जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो काफी समुद्री खोले तंत्र के ऊपर पाई जाती हैं, जिसपे जो डिपेंड करते हैं वहां पे रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जू प्लैंकटन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो अवसाद से भोजन करते हैं उनको बोलते हैं बैंथिक समुदाय। और भी देख सकते हो जो बैंथिक समुदाय जो समुद्र तल में जो रहते हैं उसमें और भी आ जाते हैं, जैसे कि सीप हुआ, घोंगा, ये भी होते हैं, ठीक है। तो इनको हम ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो इतना ही था कि जो हमारे यहाँ पे जो समुद्र है, समुद्र में जो पारितंत्र है उनको किस प्रकार से एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंडेंसी रखता है, वहीं वनस्पतियाँ कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं और कौन से जीव होते हैं, ठीक है, उनके प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं कौन कौन से होते हैं, इसके संदर्भ में आज हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रवाल भित्ति के संदर्भ में कि प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे कैसे ये काम करती हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारे लिए इतना ही, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में समझेंगे।